प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुशामदीद। मैं हूँ सलमान हसन, साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। किसी से बात नहीं होगी, किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब सिर्फ और सिर्फ सड़कें होंगी, एहतजाज होगा, ये कहना है बानी पीटीआई का, जो कि इस वक्त अडियाला के असीर हैं। और दूसरी तरफ जो असीर रहनुमा है कोट लखपत जेल के, उन्होंने एक और ख़त लिख दिया है और इस ख़त में उन्होंने इस मरतबा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी मौजूदा हुकूमत ने मीडिया, अदलिया और पार्लियामेंट को तबाह कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन दो जमातों ने मीसाक़े जमहूरियत किया, उन्होंने ही इसे नाकाम बना दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि जी 5 अगस्त इस तहरीक का नुक्ता उरूज होगा, यानी जो तहरीक शुरू होने जा रही है, आने वाले दिनों में इसका लाए अमल, इसकी तफसील बता दी जाएगी, ये कहाँ होगी, किस तरह होगी, कौन इसको लीड करेगा। लेकिन इसका जो नुक्ता उरूज है वो 5 अगस्त होगा, और 5 अगस्त वो तारीख है जब बानी पीटीआई को जेल में कैद हुए पूरे 2 साल हो जाएंगे। तो इसी वजह से ये दिन जो है वो चुना गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये तहरीक अब दूसरी तहरीक पाकिस्तान की शक्ल जो है वो इख्तियार करेगी। ऐसा होगा या नहीं, अलबत्ता जो होने जा रहा है उसका इशारा राना सनाउल्लाह ने दे दिया है, और वो ये कि अगर बानी पीटीआई के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आए पाकिस्तान, उन्होंने तहरीक में हिस्सा लिया, शामिल हुए, तो फिर वो भी जो है पकड़े जाएंगे, धर लिए जाएंगे। उन्होंने प्रोग्राम में बात की है महर बुखारी के साथ और मोहम्मद मालिक के साथ। आपको सुनाते हैं कि राना सनाउल्लाह ने कहा क्या है। इमरान खान कह रहे हैं मैं जेल से लीड करूंगा, और उनके साहबजादे सुलेमान और कासिम भी तहरीक में शामिल होने की खबरें हैं। वो कैसे शामिल होंगे? वो बाई बर्थ जो है वो यानी पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, ब्रिटिश नेशनल हैं। उनको कोई किस तरह से अलाउ करेगा कि वो यहाँ पे आके जो है वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें? और अगर ऐसा होगा तो उनके लिए फिर जिस किस्म की मुश्किलात दरपेश होंगी वो मुझे उसकी तफसील में जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर जो पीटीआई है वो तो ये कह रही है, सलमान अकरम राजा साहब यही फरमा रहे हैं कि जी ये तो उनका हक़ है और कोई वजह नहीं कि जो बेटे हैं इमरान खान साहब के वो हिस्सा ना लें। बहरहाल ये वजह क्या है, आखिर जो ख़त लिखा गया था उसको क्यों मुस्तरद कर दिया, उस तजवीज़ को क्यों नहीं लिया गया, इस पर हम तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। शामी साहब, एक तरफ एक और ख़त आता है कोट लखपत जेल से और उसमें हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि बानी पीटीआई एक तवील ट्वीट करते हैं और वहाँ वो कहते हैं कि दैट्स इट जी, अब कोई बातचीत नहीं होगी, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब सिर्फ और सिर्फ सड़कें होंगी और एहतजाज होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके बच्चे जो हैं वो एहतजाज में शामिल होंगे। क्या कहेंगे शामी साहब कि ये हुकूमत जो है वो क्या डरा रही है या डर गई है बच्चों से? देखें, जो जेल में कैद हैं रहनुमा पीटीआई के, उन्होंने ख़त लिखा था और ये कहा था कि भाई मुज़ाकरात होने चाहिए हुकूमत से भी और इस्टेब्लिशमेंट से भी, और मुज़ाकरात वाहिद रास्ता है जिससे कोई मामला आगे बढ़ेगा और हालात को संभाला जा सकेगा। तो ये बड़ा एक क़तईयत के साथ उन्होंने ये बात की थी, और तहरीक जो है उसको उसके हवाले से मेरा ख्याल अपनी राय का इजहार कर दिया था, उसको मुस्तरद कर दिया था। लेकिन उसके बाद मेरा ख्याल है कि कुछ दबाव आया है उन पे ज़हनी तौर पर, और आज जो उन्होंने दोबारा एक ख़त लिखा है या बयान जारी किया है, उसमें हुकूमत को निशाना बनाया है और कहा मीसाक़े जमहूरियत पे दस्तखत करने वाली जो दोनों जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उन्होंने इसकी पासदारी नहीं की और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें इमरान खान साहब की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी जगह जेल में बैठे हैं, कुछ कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो अब उन्होंने एक तीर चलाया था, वो तो कहीं लगा नहीं किसी को जाके, तो अब एक दूसरी बात की है ताकि अगर उनके कोई तनकीद हो या उनको निशाना बनाया जाए या बेइत्मीनानी का इजहार किया जाए तो वो अपने आप को उसे बरी ज़िम्मा करार दे लें और इमरान खान साहब के साथ खड़े रहें। तो इमरान खान जो हैं
उन्होंने तो वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि तहरीक चलाएंगे, बातचीत नहीं होगी, उसका वक्त गुज़र चुका है और बातचीत के कोई नतीजा बरामद नहीं होगा और हुकूमत से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। अब लोग जो हैं वो सड़कों पे निकलेंगे और वहीं फ़ैसले होंगे। अब ये ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके पास वीटो पावर है, जो फ़ैसला वो करेंगे पार्टी को उसे फॉलो करना होगा। और पार्टी, और उसके साथ ही ये ख़बर आ गई कि उनके जो बेटे हैं कासिम और सलेमान, वो भी शरीक होंगे इस तहरीक में। इससे ये भी लगता है कि जो पार्टी की लीडरशिप है उससे बेइत्मीनानी है। अगर अदम एतमाद ना भी कहें तो बेइत्मीनानी तो बहरहाल मौजूद है और खान साहब को लग रहा है कि ये किस जो बात की शामी साहब बेइत्मीनानी, किस बात की बेइत्मीनानी? मतलब यह कि ये तहरीक नहीं चला सकेंगे और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मामलात को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, तो इसलिए अपने बेटे जो हैं अब उनको लाने की बात हो रही है और वो ताकि एक जज्बाती माहौल पैदा किया जाए और कारकुनों को गरमाया जाए। अब पता नहीं वो आते हैं या नहीं आते हैं या कब आते हैं, लेकिन हमारे राना सनाउल्लाह साहब ने ज़रा इस पर थोड़ा सा बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा वो तो बाई बर्थ जो है जी ब्रिटिश नेशनल हैं। तो देखिए बात यह है कि बाई बर्थ तो वो पाकिस्तानी हैं, क्योंकि वो इमरान खान साहब के बेटे हैं और इमरान खान एक पाकिस्तानी ठीक नेशनल हैं। तो किसी भी पाकिस्तानी बाप का कोई बेटा या बेटी वो दुनिया के किसी भी खित्ते में और किसी भी शहर में और किसी भी मुल्क में पैदा हो, वो पाकिस्तानी रहेगा। तो इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो पाकिस्तानी हैं, उनसे पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी नेशनलिटी आप छीन नहीं सकते। और दूसरी बात यह है उनकी वालदा जो है वो ब्रिटिश नेशनल हैं, तो अब वो वालदा की वजह से वो बरतानिया के शहरी भी हो गए, क्योंकि वालदा जो हैं बरतानिया का कानून जो कहता है वालदा जो है उसकी तरफ से भी नेशनलिटी मिल सकती है। तो वालिद की तरफ से वो पाकिस्तानी हैं, वालदा की तरफ से वो बरतानवी हैं और पाकिस्तान और बरतानिया का कानून इसकी इजाज़त देता है कि दोनों मुल्कों की शहरियत बैक वक्त रखी जा सकती है। तो ये जो शहरियत है किसी तहरीक चलाने में मान्य नहीं होगी, कोई गिरफ्तारी देने में मान्य नहीं होगी, कोई जलसा करने में मान्य नहीं होगी। हाँ, अगर आप इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला करेंगे तो फिर आपको एक नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी, मगर ये तो बात की बात है। तो मेरे शामी साहब इसका मतलब है ये तो क्लियर हो गया कि वो बहैसियत ब्रिटिश नेशनल यानी कि एहतजाज ना करें, जब वो एहतजाज करें तो जाहिर है वो कह जी हम तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के तहत एहतजाज कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी कवानीन लागू हों। लेकिन सवाल ये कि फिर राना साहब ये बात क्यों कर रहे हैं कि जी वो तो ब्रिटिश, हाँ नहीं मैं तो सर एक अलामती एक बात कर रहा हूँ ना कि वो कर सकते हैं ना एहतजाज, ये तो क्लियर हो गया। भाई बात यह है कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके अपने वालिद की वजह से और अपनी माँ की वजह से वो बरतानिया के शहरी हैं। तो हम अपने जो राना साहब हैं अच्छे वकील हैं, लेकिन उनकी नज़र से ये नुक्ता मेरा ख्याल कुछ ओझल हो गया। बहरहाल अगर कासिम और सलेमान यहाँ आते हैं और किसी भी कानूनी सरगर्मी में हिस्सा लेते हैं तो फिर तो उनको कोई डर और खौफ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई पुरतशद्दुद तहरीक होती जिसे राना साहब ने कोई खदशा जाहिर किया है तो तहरीक पुरतशद्दुद क्यों होगी? तहरीकें तो वही कामयाब होती हैं जो पुरअमन होती हैं, जिसमें कानून के और आइन के दायरे में रहते हुए अपने जज्बात का इजहार होता है। जो पुरतशद्दुद जो है अगर तहरीक होगी तो उसका तो नुकसान पहले भी हुआ है। आप देखें नवंबर में इस्लामाबाद में जो हुआ उसका क्या नतीजा निकला, उससे पहले मई में जो कुछ हुआ था, जिस तरह फौजी तनसीबात पर हमले हुए थे, उसका नतीजा क्या निकला? कुछ हाथ नहीं आया उस तहरीक चलाने वालों के और एहतजाज करने वालों के। अब भी इमरान खान साहब को जो उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में उनका मशवरा यही है, और ये जब भी वो हमसे मिलते हैं तो उनकी बड़ी तादाद यही राय ज़ाहिर करती है कि हमें तहरीक चलानी चाहिए। अभी तो आज परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा है ना कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत जी सर, परवेज़ इलाही साहब मफाहमत होगी। सर मैं ज़रा इजाज़त दें, ज़रा सुनवा दें कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनसे आज ज़ाहिर सवालात भी हुए
उन्होंने उम्मीद का इजहार भी किया कि हालात बेहतर हो जाएंगे। क्या उन्होंने कहा, उनसे क्या सवाल हुए, वो आपको दिखाते हैं। अब शामी साहब वो कह रहे हैं कि वो जो लेटर लिखा है उस पर मुशावरत होगी। मुशावरत क्या होगी? अब तो वो तो वीटो कर दिया उन्होंने, इमरान खान साहब ने फैसला। परवेज इलाही साहब पार्टी के सदर हैं, लेकिन आज तक पार्टी के किसी इजलास में वो शरीक नहीं हुए। ना ही लगता है कि किसी दूसरे बैरिस्टर गौहर ने या किसी दूसरे रहनुमा ने या सलमान अकरम राजा ने उनसे कोई मुशावरत की ज़रूरत महसूस की है। ऐसी कोई खबर नहीं आई। और अभी जो PTI के जो इजलास हुआ था ओहदेदारों का और ज़िम्मेदारों का, मुल्क भर से वो इकट्ठे हुए थे, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब वहाँ शरीक नहीं थे। तो अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, बिल्कुल हाँ, वो जो कह रहे हैं ये तो दुरुस्त है कि मुफाहमत जो है वो होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन वो तो कटे हुए लगते हैं इस वक्त पार्टी से भी और उसकी जो इस वक्त थिंकिंग। यानी सर परवेज इलाही साहब उसी कैटेगरी में आ गए ना जिसमें महमूद रशीद साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहब जो हैं, उसी कैटेगरी में हम शुमार कर लें उनको। वो तो जेल में है ना, तो वो तो जेल में नहीं है। वो नहीं, तो ठीक है, लेकिन वो भी तो कटे, उनकी बात नहीं कोई मान रहा, उनका लेटर जो लिख रहे हैं वो नहीं मान रहा। वो तो बेचारे महबूस हैं, जैसे खान साहब, उनसे कोई मिल नहीं सकता कोई, और वैसे वो उनसे मिलने गया भी नहीं। हमने नहीं सुना कि पार्टी का कोई रहनुमा जो है वो उनसे मिलने गया हो या उनसे मुशावरत का कोई एहतमाम किया। लेकिन इससे कतर नज़र तो वो इस वक्त जो है, अब पार्टी जो इमरान खान साहब जो हैं, उनके जितने भी लोग उनके वेल विशर हैं, वो तो उनको यही मशवरा दे रहे हैं, जो हमारी इत्तला तो यही है कि भाई ज़रा एहतियात से काम लें, अपना दबाव बढ़ाएं, लेकिन हालात को बिगड़ने न दें। और हम समझते हैं कि ये इस वक्त जो मसला है, जब भी कोई गुफ्तगू होगी या बातचीत होगी, वो आइंदा इंतखाबात के हवाले से होगी, आइंदा इंतखाबात के इंतज़ामात के हवाले से होगी कि भाई उनमें किस तरीके से कौन से इक़दाम किए जाने चाहिए, क्या इंतज़ाम करना चाहिए कि वो जो है, ताकि वो इंतखाबात जो हैं वो शफाफ हों और उन पर कोई एतराज़ ना हो सके। लेकिन बदकिस्मती से हम ये सारी बातें करते तो रहते हैं, जब अमल का मौका आता है तो इन सारी बातों को भूल जाते हैं। अभी भी आप देखें, मसलन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनका तकर्रुर होना है, इलेक्शन कमीशन के अरकान का तकर्रुर होना है, लेकिन हुकूमत ने क्योंकि तरमीम कर दी है कानून में, और उसके मुताबिक जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन के अरकान मुकर्रर नहीं होंगे, उस वक्त तक जो मौजूदा अरकान हैं या मौजूदा चीफ हैं वो अपना काम जारी रखेंगे। तो अब अभी हुकूमत को कोई जल्दी नहीं है, कोई मुशावरत नहीं हो रही अपोजिशन के साथ। होना तो ये चाहिए था कि जनाब उमर अयूब साहब और शहबाज शरीफ साहब मिल बैठते और इस बारे में फ़ैसला कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई मुलाकात नहीं की। इससे पहले जो इमरान खान साहब थे, उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब से इस हवाले से कोई मुलाकात नहीं की थी। वो शहबाज शरीफ उस वक्त कायदे इसमें इख्तलाफ थे, तो मुशावरत के लिए वो चिट्ठियाँ लिखे एक दूसरे को लिख रहे थे। अब भी शायद कोई चिट्ठी चपट्टी का मामला है, तो होना चाहिए कि दोनों आपस में मिल बैठें, लेकिन क्योंकि हुकूमत समझती है कि सिस्टम चल रहा है, कोई जल्दी नहीं है, इसलिए वो मतलब इत्मीनान से बैठी है। तो एक इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर होना है। बाज़ मुलाकातें तो शामी साहब ऐसी भी हो जाती है ना, बाज़ मुलाकातें तो शामी साहब ऐसी भी हो जाती हैं कि जिस पर शकूक व शुबात का इजहार जो है वो शुरू हो जाता है, यानी दो रहनुमा मिलते हैं मुख्तलिफ जमातों के, तो वो दोनों तरफ से जो है वो उस पर एक तनकीद शुरू हो जाती है, लेदे शुरू हो जाती है। अब जैसे गंडापुर साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई जब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हलफ बरदारी थी, तो उसमें फैसल करीम कुंडी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। वो जो विजुअल सामने आए उसमें वो शीर व शकर दिखाई दे रहे हैं, ज़ाहिर है मुस्कुरा के बात भी कर रहे हैं। उसके बाद जब आज गंडापुर साहब से पूछा गया तो वो कहते हैं कि जी ये जो मुलाकात थी कोई सियासी मुलाकात नहीं थी, एक मौका था, उस पर जो है वो हो गई। तो गंडापुर साहब ने ये जो बात की है सर, इसके अलावा भी उन्होंने तहरीक से मुतालिक कहा है कि एक नज़रिए की तहरीक है। मैं चाह रहा हूँ आप ज़रा सुने, फिर उस पर तबसरा कीजिएगा। तहरीक जारी है और एक नजरिए की तहरीक है। इमरान खान ने कौन सी जगह का बताया, कौन सी जगह पर जो है आप एहतजाज करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बहनों को बताया क्या उनका क़यादत पे एतमाद नहीं है? खान साहब ने किसी जगह का नहीं बताया, जगह का और हर चीज़ का फैसला हमने करना है। इंशाल्लाह वो हम करेंगे और इंशाल्लाह वो फिर पता चल जाएगा आपको। फिलहाल शुरुआत जो हम कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान में अपने अपने इलाकों में फिलहाल करेंगे। बात ये है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का हल्फ, मैं उनके हल्फ पे गया था, उस हल्फ के ऊपर, हल्फ में शुरू होने से पहले सारी बात है, पहले बैठ के उसके बाद फिर
इकट्ठे जाना पड़ता है। लेकिन ये तस्वीर काट के, बंदे काट के ये शो करना कि ये तो कोई सियासी मुलाकात हो रही है और उसके ऊपर ये जो ट्रॉलिंग करते हैं, बैठे हुए हैं ये फिलासफर बैठे हुए हैं, पता नहीं अल्लाह इनको अक्ल दे, मैं तो हिदायत का ही कहूँगा। देखिए, और इस पर शामी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि जी एक मुस्कुराहट जो है वो झगड़े ख़त्म नहीं करती, मुस्कुराहट तंजिया भी हो सकती है। देखें, फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो गवर्नर हैं KPK के और गंडापुर वज़ीर आला हैं। तो वज़ीर आला के और गवर्नर के दरमियान ये जो हमारी पार्लिमानी निज़ाम का ये तकाज़ा है और हमारे दस्तूर का तकाज़ा है कि इतना फासला और इतनी तलखी नहीं होनी चाहिए। गवर्नर जो हैं उनको जो अमूर मुमलकत हैं उनसे कोई सरोकार नहीं होता। उनका किरदार अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का है, तो उसके मुताबिक वो हुकूमत के कामों में को मदाखलत नहीं करता, ना हुकूमत की सियासत जो है को ज़ेर बहस लाता है। अब ये तो देखें कि कुंडी साहब और ये एक दूसरे के हरीफ हैं, गंडापुर एक ही हलके से इलेक्शन लड़ते हैं जी, दोनों डेरा इस्माइल खान के रहने वाले हैं, आपस में अजीज़दारी भी है जी। तो कोई मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुतहारब कबीलों के सरबराह हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, खुदा ना खास्ता। सर लेकिन ऐसे में एक ऐसा बयान दे देना गंडापुर साहब का, ये कहना कि जी डेरा इस्माइल खान के एक पूरे हलके में कोई कॉलेज नहीं है, जूते मारने चाहिए ऐसे रहनुमाओं को, तो ये फिर किसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं वो? तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हुकूमत जो है KPK की हुकूमत है, उसकी जिम्मेदारी है, तालीम का महकमा उसके पास है, वो एक चाहे 10 कॉलेज वहाँ कायम कर दे। तो अब ये जो लहजा है, ये जो अल्फाज का चुनाव है, ये भी कोई मुनासिब नहीं है। लेकिन बहरहाल इन दोनों का मिलना जो है वो कोई ख़बर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो गवर्नर हैं, आप पंजाब के गवर्नर को देख लीजिए, आप सिंध के गवर्नर को देख लीजिए। सिंध के गवर्नर तो गए हुकूमत से तो नहीं उलझते, लेकिन अपनी उनकी सरगर्मियाँ जो हैं वो शिद्दत से जारी रहती हैं। और पंजाब के गवर्नर जो हैं वो कुछ न कुछ सियासत के बारे में भी अज़ार ख्याल करते रहते हैं। और कुंडी साहब तो लगता ये है कि अपोजिशन लीडर हैं KPK के। तो मैं इतना ये जो तलखी है इसका ना कोई जवाज़ है। हमारे दोनों अब मिल गए हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हैं, तो वो ये तो कोई सियासी मुलाकात तो नहीं थी, एक रस्मी मुलाकात समझें। लेकिन तो बहरहाल इनको आपस में मिलते रहना चाहिए, एक दूसरे से फासला नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको लोग यही मशवरा दे रहे हैं कि वो जो तहरीक के मामलात हैं, जो मज़ाकरात के मामलात हैं, वो अपनी पार्टी की जो लीडरशिप बाहर है जेल से उस पर छोड़ दें। जब उन्होंने पार्टी सौंपी है तो उनको फैसले करने दें, ताकि वो अपनी स्ट्रेटजी बना सकें, अपनी हिकमत अमली बना सकें, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ पीछे हटना है। वो आप जेल में कैद हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक तो वो किसी से मिल भी नहीं सकते। जो हुकूमत चाहती है, जिसको इजाज़त देती है, वही उनसे मिल सकता है, और जब इजाज़त देती है तभी तो मिल सकता है। फिर किस बुनियाद पर, यानी कि अगर सारे मामलात वो अपने हाथ में रखेंगे, जैसे आप कह रहे हैं बाहर नहीं है, अभी क्लैरिटी नहीं है, तो फिर किस बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि जी ये जो तहरीक, मुबैना तहरीक जो भी जा रहे शुरू होनी है, जिसका नुक्ता अरूज 5 अगस्त होगा, ये दूसरी तहरीक पाकिस्तान की शक्ल इख्तियार कर लेगी? यानी इतनी बड़ी तहरीक, क्या मकसद क्या है इसका सर, हो पाएगा या नहीं? देखिए, तहरीक पाकिस्तान जो है वो तो हर रोज़ बर्पा नहीं होती। वो तो एक ऐसी तहरीक थी जो सालों में, 100 साल में, 200 साल में बर्पा नहीं हुई। तो वो अब कोई दूसरी तहरीक पाकिस्तान क्या चलेगी? लेकिन तहरीक आप चला भी लें, कई तहरीकें चली हैं उसके बाद पाकिस्तान में। जमहूरियत की बहाली की तहरीकें चली हैं, मोहतरमा फातिमा जना मैदान में आई हैं, फिर उसके बाद अयूब खां के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा गया है, फिर बादशाह अयूब के ख़िलाफ़ तहरीक चली है, याहिया खां के ख़िलाफ़ चली है, परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ चली, तहरीकें तो चली हैं। मगर उन तहरीकों पर आप देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली, उन्होंने उसको इक़्तिदार से बाहर निकाल फेंका, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आ गए, यानी फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया, मार्शल लॉ। आप तो देखिए इस वक्त जो है एक सियासी हुकूमत है, अगर आप हालात इतने बिगाड़ दें कि अमन व अमान जो है ख़तरे में पड़ जाए और हुकूमत जो है वो इस काबिल ना रहे कि हालात को कंट्रोल कर सके, तो फिर क्या होगा? फिर बराह रास्त फ़ौज को टेक ओवर करना पड़ेगा। तो आप देखें तो मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, नाउमीदी उसकी देखा चाहिए।
तो अभी जो भी मेरे तो कल फोकस करना चाहिए आइंदा इंतखाबात पर, और उसके हवाले से जो जो मुतालबात हैं वो पेश करने चाहिए, जो इंतज़ामात हैं उन पर जोर देना चाहिए, क्योंकि अब आइंदा इंतखाबात के हवाले से ही जो गुफ्तगू हो सकती है। अब मौजूदा तो मामला जो है वो आगे बढ़ गया। अब इस वक्त भी PTI जो है गुज़श्ता इंतखाबात पे बहुत उंगलियां उठाती है और उसके लोग इसमें तरह तरह के वो तनकीद करते हैं, उसके हवाले देते हैं। लेकिन अगर आप देख लें तो मेरा ख्याल 30 के करीब जो है उनकी पटिशन्स जो हैं वो दायर हुई हैं, यानी 30 इंतखाबी उज़रदारियाँ दायर हुई हैं, 30 नशिस्तों को चैलेंज किया गया है। तो किसी दूसरी कई नशिस्तें तो चैलेंज ही नहीं की गई। तो फिर आप ऐसे माहौल में आपको ये जो जमहूरी प्रोसेस है, जैसा भी है, कमज़ोर है या नीम ताकतवर है या ताकतवर है, इसको आगे चलने दें, इसको आगे बढ़ने दें और उसके अंदर से अपना रास्ता बनाएं। ठीक है। इससे पहले देखिए नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ हुई, कैसे हुआ? उन्होंने जो भी उनके खिलाफ हुआ इक़दाम, उन्हें ऐवान इक़्तिदार से निकाला गया। बेनज़ीर भुट्टो को तो सदर मुमलकत ने अपने सवाबदीदी इख्तियार के तहत ठीक है निकाल बाहर किया। नवाज शरीफ साहब को एक दफ़ा सदर मुमलकत ने अपने इख्तियार के तहत निकाला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने निकाला। तो अब मगर उसका फिर यूसुफ रज़ा गिलानी को उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर दी। लेकिन वो बिल्कुल शाहिद साहब आपने जिक्र किया है कि जी इंतखाबात की तैयारी करें और ज़ाहिर है उसको साफ और शफाफ इंतखाबात हों, उसके लिए ज़ाहिर है इस्लाहात का बंदोबस्त करें। लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वाकई इंतखाबात की तैयारी हो रही है। सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं वो जमात छोड़ के जा रहे हैं। आज एक ANP को झटका लगा है। सर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद सर हम बात करेंगे समर बिलोर साहबा जिन्होंने ज्वाइन की है मुस्लिम लीग नून, इसकी क्या वजह बनी है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद अब ये बातें जो हैं वो ज़ेर गर्दिश थी। कहा जा रहा था कि जी नई हुकूमत आ सकती है, अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है, और अब ये ख़बर आई कि एक ANP की रहनुमा जो है उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लिया। और इस पर शहबाज शरीफ साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि इससे मुस्लिम लीग नून जो है वो और मजबूत होगी। शामी साहब, सर जो समर बिलोर साहिबा हैं, क्या कहेंगे कि वजह क्या बनी है इनके कि ये छोड़कर ANP जैसी जमात जो है उसको फिर नून लीग ज्वाइन कर रही हैं? और इनके बारे में तो कहा जाता है कि ये ANP में गैर फ़ाल थी, सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से इनको हटाया गया था, तो तब से ही कुछ मामला चल रहे थे और पीपल्स पार्टी में भी जाने की कुछ खबरें आ रही थी, लेकिन वहाँ गई नहीं, नून लीग ज्वाइन कर ली। देखिए, जो बिलौर ख़ानदान है ये ANP के साथ इसकी रफ़ाकत जो है वो अशरक व मुहीत है। ये ग़ुलाम अहमद बलोर साहब सही, और फिर उनके भाई जो थे बशीर बलोर जो शहीद हो गए, और उनके जो भतीजे हैं हारून बलोर, तो उनको भी निशाना बनाया गया। तो इन्होंने एक कमिटमेंट निभाई है। और बशीर बलोर साहब जो थे वो होती साहब की जो वज़ारत आला थी उसमें वो सीनियर मिनिस्टर थे। तो ये ख़ानदान जो है वो ANP का एक बड़ा लॉयल ख़ानदान है और एक ANP के स्तूनों में इसका शुमार होता है। लेकिन अभी जो एमल वली ख़ान हैं उन्होंने इस पर अफसोस का इज़हार किया है कि जो समर बिलोर जो हैं वो लंबा पैगाम दिया नून में दाखिल हो गई। तो उन्होंने इसकी वजह ये बयान की है कि उनका पेका है या मेका है जिसकी वजह से वो दाखिल हुई हैं, वो क्यों हारून फैमिली का हिस्सा नहीं थी, वो अरफानुल्लाह मरवत का ख़ानदान है, उसका ताल्लुक़ है। तो उनके मेके ने उनका फैसला है, उनका ये फ़ैसला है, तो और इसलिए वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि उनको मखसूस नशिस्तों पर मुस्लिम लीग का टिकट दिया जाएगा, वो कौमी असम्बली की मेंबर वो मुंतखब हो जाएंगे। तो बहरहाल एक ये साफ सुथरा ने तस्दीक की है इसकी सर, साफ सुथरा ख़ानदान है। और सहर बलोर जो हैं वो एक ख़ातून भी हैं और ज़ाहिर है कि एक समर बिलोर जी समर बिलोर जो हैं उनके शौहर जो हैं वो भी, उनके ससुर भी वो निशाना बन चुके हैं। तो अब उनको मुबारक हो, उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो ज़ाहिर है कि सोच समझ कर किया होगा। तो इससे अलावा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून में अगर कोई
जान पड़ती। मुस्लिम लीग नून एक ज़माने में तो बड़ी पार्टी थी, यानी KPK की, और देखें उनके उसके जो महताब KP में सरदार महताब अब्बासी थे, उसके वज़ीर आला जो है रहे सरदार साहब, फिर साबर शाह साहब वो वज़ीर आला रहे। 2013 में कहा जा रहा था हुकूमत बन सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता जो है मुस्लिम लीग नून जो है उसके जो सीनियर रहनुमा हैं वो या गैर फ़ाल हो गए हैं या उसको छोड़ के चले गए हैं, और अब तो अमीर मुकाम जो है वो उसके करता धरता है और वो उसमें लगे हुए हैं एक नई तवानाई उसमें दाखिल करने के लिए। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून जो है उसका बड़ा एक असर रसूख था। रवायती तौर पर मुस्लिम लीग जो है वो KPK में उसकी बड़ी मजबूत जड़ें हैं। खान अब्दुल क़य्यूम खान से शुरू हो जाए और फिर आ जाए आप आज के हालात तक। तो अगर नवाज शरीफ साहब इस तरफ तवज्जो करें तो मुस्लिम लीग नून जो है वो तवाना हो सकती है और KPK में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल हासिल कर सकती है। बहरहाल तो पता नहीं सर इससे मजबूत होती है या नहीं होती है हुकूमत, लेकिन जो इक़दामात कर रही है हुकूमत उसमें तो ये कहा जा रहा है, जैसे अभी आज ये भी खबर आई ना कि जो तरसीलात ज़र हैं उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ पिछले 1 साल के, यानी कि अगर उसको कंपेयर करें 26% इजाफा हुआ, 38 अरब डॉलर से बढ़ गई हैं तरसीलात ज़र। तो ये ज़ाहिर है कि इकॉनमी जो है वो बेहतर हो रही है, अगरचे मुश्किलात अपनी जगह मौजूद हैं, महंगाई मौजूद है, बिजली के हाथों लोग परेशान हैं, लेकिन यह है कि इकॉनमी बेहतर भी हो रही है। बस सफ़र जारी है और देखें कहाँ जाके ठहरता है। हाँ, ऐसे भी चलें। ऐसे में सर साथ साथ ये भी खबर आती है कि जी कर्ज़ों में भी इजाफा हो गया, रिकॉर्ड 1.25 साल में 11,235 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। कर्ज़ों में इजाफा नहीं हुआ, कर्ज़ों में जो GDP की शरह जो है, अच्छा कर्ज़ों का तायुन उससे होता है कि GDP की शरह जो है, मैंने कहा कर्ज़े जो हैं वो 5 या 6 पॉइंट नीचे आए हैं। क्या 75% थे, अब शायद 69% हैं। तो GDP की शरह जो है उसके एतबार से देखें तो कर्ज़ों का हुजूम कम हुआ है, उसमें इजाफा नहीं हुआ। अच्छा, और आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन सर जी बहरहाल इस पर वक्त लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता हमें अपना कर्जा अदा करना है, अपनी आमदन को बढ़ाना है। और इस वक्त तो तरसीलात ज़र जो हैं वो ज़ाहिर है कि उसमें इजाफा है, उससे हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ख़त्म हुआ है और हमें सुकून का सांस आया है कि डॉलर जो है वो हमें उस तरह हमारी ज़रूरत नहीं है जिस तरह आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले ज़रूरत होती थी और हम कर्ज़ों के लिए मारे मारे फिरते थे। तो मेरे ख्याल हालात में एक बेहतरी तो आ रही है। अब अगर सुकून रहा और यानी कोई हंगामा फसाद ना हुआ और सियासी इस्तेहकाम रहा तो फिर हम आगे बढ़ते शामी साहब गुड गवर्नेंस की ज़ाहिर है बात हम कल भी कर रहे थे और आज वज़ीर आज़म भी ज़ाहिर है वो उस पर जो है वो यानी कि फ़ख्र का इज़हार करते हैं कि गुड गवर्नेंस है। लेकिन फिर सर ये खबरें क्यों आती हैं, जैसे ये ऑडिट रिपोर्ट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उसके तर्जुमान आमने सामने आ गए, 10 खरब रुपए की बेज़ाब्तगियों की बात हो रही है जिस पर बैरिस्टर साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाला हैं। जी, बैरिस्टर साहब जो हैं अलग बड़े ढंग के आदमी हैं, वो पढ़े लिखे शख्स हैं। उन्होंने कहा कि ये जो शरीफ ख़ानदान है ना, ये तो यहाँ से लूट मार करके पैसा बाहर ले जाता है और यहाँ तो फिर ये देखिए इतने 10 खरब बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये 10 खरब लूट लिया गया। हालांकि ये जो सारा एक तो जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है ना, एक तो इसका मसला ये है कि वो किसी एक साल पे नहीं होती, ये कबादौक़ात कई साल पिछली रिपोर्टें जारी होती हैं। और फिर ये जो बेज़ाब्तगियाँ हैं, हर बेज़ाब्तगी जो है करप्शन नहीं होती। अब उसमें उन्होंने कहा 1000 अरब जो है उससे ज़्यादा का घपला है और बेज़ाब्तगियाँ हैं। और फिर उसमें मसलन एक फ़लाँ महकमे ने अपने जो पैसे रखवाए हैं वो फ़लाँ बैंक में रखवा दिए, बैंकों का मुकाबला नहीं करवाया और इस तरीके से ये आप फ़लानी अदायगी कैसे हो गई और वो ताख़ीर से क्यों हुई और वो फिर ये गंदम जो है वो कैसे इंपोर्ट हो गई। तो ये इस तरह की सारी बातें हैं, ये सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, ये कोई करप्शन उस तरह की नहीं है। अगर आप देखेंगे तो और फिर बहुत सारा तो इसमें पिछली हुकूमतें हैं। मौजूदा हुकूमत जो है मरियम नवाज़ की, वो तो 2 महीने उसके बमुश्किल इसके अंदर कवर होंगे। तो ये पिछली निगरान हुकूमत है, उससे पहले की बुज़दार हुकूमत है। तो ये सारी रिपोर्ट उनके बारे में जारी हुई है, लेकिन ये रिपोर्टें कई साल के बाद जारी होती हैं और फिर लोगों को टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आती, उनकी सुर्खियाँ लग जाती हैं
हमारा मीडिया लेके उठ जाता है, फिर लोग अपना अपना गुस्सा निकालने लगते हैं, बातों को समझे बगैर, और फिर उसके बाद उसमें तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने शुरू हो जाते हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट जो है अब अगर आ गई है तो हुकूमत पंजाब, अज़मा बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन अगर उसके बारे में वजाहत कर दी जाती एक एक चीज़ की तो ये ज़्यादा बेहतर होता। ये उस तरह अब ये उनका जी ये की तो है सर, उन्होंने कोशिश तो की है, लेकिन साथ में धमकी भी दे दी है कि बैरिस्टर सैफ का जो अगला यानी कि मकाम है वो अडियाला हो सकता है। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, कुछ वक्त कम रह गया है, वो तो पता नहीं मरियम साहब का आपने हवाला दिया। आज देखें हो सकता है आज। अच्छा सर, मोहतरमा फातिमा मरियम नवाज साहिबा ने आज कहा है कि जी मैं वहीं आ रहा था कि उन्होंने कहा कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो है वो रोल मॉडल थी। सर हमने बनाया, मतलब यानी कि पाकिस्तान में बनाया गया वाकई मोहतरमा फातिमा जिन्ना को रोल मॉडल? देखिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना इस लिहाज से तो रोल मॉडल है कि उन्होंने बेगर्जी के साथ और बेनफ्सी के साथ एक ज़िंदगी गुजारी, किसी लालच में मुब्तला नहीं हुई, और कायद आज़म की जो इक़्तिदार हैं, कायद आज़म के नज़रियात हैं, उनसे जुड़ी रही। जब फील्ड मार्शल अयूब खान का दौरे हुकूमत आया और दस्तूर जो था पाकिस्तान का 1956 का, जिसे अवाम के नुमाइंदों ने बनाया था, और मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के नुमाइंदों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उस दस्तूर को बनाया था, जब मार्शल ने उसको ख़त्म किया और उसकी जगह एक अपना दस्तूर दे दिया, तो उस दस्तूर को चैलेंज किया मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने, और अयूब खान के मुकाबले में सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने आई और नया वलवला दिया, हौसला दिया। काश फील्ड मार्शल अयूब खान जो हैं उस वक्त मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मुकाबले में दस्तबरदार हो जाते, और मोहतरमा की जो हैसियत थी कायद आज़म के हवाले से और तहरीक पाकिस्तान के हवाले से, वो एक कौमी उनकी शनाख्त थी ना, एक मीनार पाकिस्तान की तरह उनकी शख्सियत थी। तो मगर बहरहाल उनका मुकाबला किया गया, और वो क्योंकि उस वक्त इलेक्शन बराह रास्त नहीं थे, लोकल बॉडीज़ के अरकान वोट देते थे, तो लोकल बॉडी के अरकान जो हैं उन्होंने उनके ज़्यादा, अयूब खान ने ज़्यादा वोट हासिल कर लिए। कुछ जबर भी था और कुछ दबाव भी था, और कुछ ये है कि उसका इलेक्टोरल कॉलेज का मामला भी था। बड़ा ढाका में और कराची में तो मोहतरमा जीत गई, और मेरा ख्याल डेरा गाजी खान में भी उन्होंने बड़े भारी वोट हासिल किए, और बहसीत मजमूई जो है उनको कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन उनको हम याद करते हैं आज भी, जमहूरियत के हवाले से, कायद आज़म के हवाले से, और उन्हें जिस तरीक़े से पाकिस्तान में दस्तूर जो है उसकी सरबुलंदी के लिए कोशिश की। अगर पाकिस्तान में दस्तूर बहाल रहता 56 का, तो हम सकूत ढाका का सानिया ना देख सकते, और हमारी किस्मत में दिन ना लिखे जाते। और आज ही एक बरसी है हमारे मरहूम दोस्त जो है प्रोफेसर वारिस मीर की, जो हमारे शोबा सहाफ़त के उस्ताद थे, दानिश्वर थे, और बहुत बड़े मुहक्किक थे। अब उनके बेटे हैं हमारे हामिद मीर हैं, आमर मीर हैं, अपने बाप की तस्वीरें हैं। उन्होंने भी जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में बड़ी जमहूरी इक़्तिदार के लिए और एक रवादारी के लिए और इस्लाम के अरफा असूलों के लिए बड़ी आवाज़ उठाई, बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, और बड़ी अर्ली उम्र में अल्लाह के हजूर हाज़िर हो गए। उनको भी हम याद करते हैं। तो वो भी एक मोहतरमा फातिमा जिन्ना से उनकी भी एक निस्बत है इस जद्दोजहद के हवाले से और जमहूरियत के हवाले से। तो तकाज़ा तो अब ये है ना कि हम सब जमहूरियत के साथ जुड़ जाएं, पाकिस्तान में जमहूरी अमल को मुस्तहकम बनाएं। और जमहूरी अमल को मुस्तहकम कैसे बनाएंगे? ठीक है, एक दूसरे को तस्लीम करें, कैसे बनाएं? सर ये तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, और एक दूसरे को जीने दें के साथ पता नहीं एक दूसरे को तस्लीम करें। इमरान खान साहब हों, उनके मुखालिफ, बहुत मुश्किल, मतलब ये एक बात है। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।